नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, कल्पना कीजिए कि नेपाल की सीमाएं अचानक बंद हो जाती हैं। कुछ ही दिनों में पेट्रोल पंप खाली होने लगते हैं, खाने पीने की चीजें महंगी होने लगती हैं, भारत से आने वाले ट्रक रुक जाते हैं, बाजारों में घबराहट फैलने लगती है और पूरा नेपाल एक सवाल पूछता है कि क्या हम भारत के बिना जीवित रह सकते हैं। लेकिन कहानी यही नहीं समाप्त होती, क्योंकि दूसरी तरफ चीन खड़ा है। चीन कहता है हम नेपाल की मदद करेंगे। लेकिन क्या सच में चीन भारत की जगह ले सकता है? क्या हिमालय के कठिन रास्ते भारत के खुले मैदानों और बंदरगाहों जितने प्रभावी होंगे? क्या नेपाल आर्थिक और भौगोलिक रूप से भारत पर निर्भर है, या फिर यह सिर्फ एक भ्रम है? आज हम किसी देश के पक्ष या विरोध में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम चर्चा करेंगे तथ्यों, भूगोल, व्यापार, अर्थव्यवस्था और भू राजनीति के आधार पर इस सवाल का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। क्या नेपाल भारत के बिना जीवित रह सकता है? और विश्वास मानिए, इस वीडियो को आप जब अंत तक देखेंगे तो आप दक्षिण एशिया की राजनीति को बिल्कुल नए दृष्टिकोण से पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, क्योंकि यह केवल नेपाल और भारत की कहानी नहीं है। यह हिमालय, चीन, व्यापारिक मार्गों, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रवाद और दक्षिण एशिया के भविष्य की कहानी है। और अंत तक बने रहिए, क्योंकि सच्चाई राजनीति और सोशल मीडिया के नारों से कहीं अधिक जटिल है। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद फिर वीडियो को आप अंत तक तो देखेंगे ही और अपने विचार जो है वो देते रहिएगा। मध्य में भी अगर आपको लगे वीडियो देखते हुए कि आप कमेंट के माध्यम से अपनी बातें रख सकते हैं तो आप रखते चलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक है भारत के बिना नेपाल क्या चीन बचाएगा? 2015 ब्लॉक इट अगेन। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। और सबसे पहले इसके लिए हमें जो देखना है, जो समझना है, वो है हमें एक बार मैप को देखना है। नेपाल के मैप को आप देख रहे हैं, उत्तर में आपको तिब्बत का क्षेत्र देखने को मिल रहा है ना? और सबसे पहले बहुत ध्यान से आप इस मैप को समझिए। नेपाल साथियों एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब नेपाल का समुद्र से सीधा कोई कनेक्शन नहीं। नेपाल के पूरब की बात करें, पश्चिम की बात करें, दक्षिण की बात करें, तीनों तरफ आपको भारत देखने को मिलेगा। अगर हम उत्तर की तरफ चलें तो उत्तर की तरफ आपको ऊंचे ऊंचे हिमालय, तिब्बत का कठिन पठारी इलाका और खतरनाक पहाड़ी रास्ते दिखेंगे। और यही वजह है कि प्रैक्टिकली नेपाल के लिए सबसे आसान ट्रेड रूट भारत से होकर जाता है। और अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि किसी भी देश को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए समुद्र तक पहुंच होनी चाहिए, लेकिन नेपाल के पास अपना कोई पोर्ट नहीं। इसलिए नेपाल को समुद्र तक पहुंचने कौन देता है? तो भारत। और भारत नेपाल को एसेस देता है। यह पूर्व के जो आपको एरिया नजर आ रहे हैं यहां, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो विशाखापत्तनम का पोर्ट, हल्दिया का पोर्ट और कोलकाता का पोर्ट, ये तीन पोर्ट जो हैं जिससे कि नेपाल जो है वह व्यापार करता है। यानी कि नेपाल का बहुत बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो आपको भारत के इन तीन पोर्ट से देखने को मिलता है। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं साथियों कि भूगोल ने भारत और नेपाल को सिर्फ पड़ोसी नहीं बनाया है, बल्कि एक दूसरे की जरूरत बना दिया। साथियों, अगर हम ईंधन की बात करें तो ईंधन के लिए अगर हम बात करते हैं तो बिना इस समय आधुनिक जो जीवन है वो बिना ईंधन के नहीं चल सकता। ईंधन अर्थात फ्यूल, और नेपाल का लगभग पूरा पेट्रोलियम इंपोर्ट जो है वो भारत के रास्ते से आता है। चाहे बात हम पेट्रोल की करें, चाहे डीजल की करें, चाहे एलपीजी की, इनकी सप्लाई मुख्य रूप से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो करती है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नेटवर्क के जरिए ये नेपाल पहुंचता है। यानी कि नेपाल की गाड़ियां, बसें, ट्रकें, फैक्ट्रियां, यहां तक कि घर के चूल्हे भी काफी हद तक भारतीय सप्लाई लाइन पर निर्भर है। और अब यहां 2015 का उदाहरण जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब भारत नेपाल सीमा पर ब्लॉकेड जैसी स्थिति बनी थी, तब नेपाल ने बहुत बड़ी मुश्किलें देखी थी। देश में पेट्रोल की भारी कमी हो गई थी, गैस सिलेंडर गायब होने लगे थे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगभग ठप पड़ गया था, कई अस्पताल जो है प्रभावित हो गए थे। लोग घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक जो है वह फ्यूल के लिए लाइन में खड़े थे। उस समय नेपाल को पहली बार यह एहसास हुआ था कि अगर सप्लाई रुक जाए तो देश की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से प्रभावित हो सकती।
और इसके बाद नेपाल ने अल्टरनेटिव ढूंढने का प्रयास शुरू किया। चीन से फ्यूल सप्लाई बढ़ाने की बात हुई, नए ट्रेड रूट्स पर चर्चा हुई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह थी कि हिमालय के कठिन रास्तों के कारण चाइना रूट उतना आसान, उतना सस्ता और उतना रिलायबल नहीं था जितना भारत का रूट। साथियों, अगर हम खाने पीने की वस्तुओं के बारे में अगर हम बात करें, तो खाने पीने की वस्तुएं या रोजमर्रा की स्थितियों के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं साथियों, तो आप देखिए कि इंडिया का मेजर रोल है नेपाल में। 66% नेपाल के मर्चेंटाइज ट्रेड जो हैं वह भारत के माध्यम से होते हैं। 33% ट्रेड सर्विस भारत के माध्यम से, 33% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत के माध्यम से, 100% पेट्रोलियम सप्लाई भारत के माध्यम से जो है वो देखने को मिलते हैं। साथियों, रक्सौल से लेकर अमेलगंज तक जो है वो 41 किलोमीटर का प्रपोज क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन के बारे में जो है वो बातें हुई थी। कितनी आगे बढ़ी, ये तो वर्तमान में जो भी चीजें चल रही हैं वो आप देख रहे हैं। साथियों, बात हम केवल नेपाल की ही क्यों करें, नेपाल के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी अगर हम देखें तो सब जो है वो चीन के पपेट बनने को तैयार है। यानी कि इन सारे जगह पर चीन अगर बीआरआई प्रोजेक्ट के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहा है तो सारे देश को ये लगता है कि चीन जो है इन्हें बचा ले जाएगा। लेकिन वियतनाम और श्रीलंका का उदाहरण इन देशों को जो है वो समझना जरूरी है। साथियों, भारत से नेपाल को आवश्यक वस्तुएं जो है वो आयात होती हैं और ये सारी वस्तुएं जो आपको देखने को मिलती हैं ये आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई सबसे जरूरती चीज है। नेपाल सिर्फ फ्यूल के लिए नहीं बल्कि रोज इस्तेमाल होने वाली कई जरूरी चीजों के लिए भारत के ऊपर काफी हद तक निर्भर है। नेपाल बड़ी मात्रा में भारत से चावल और अनाज इंपोर्ट करता है, सब्जियां इंपोर्ट करता है, दवाइयां इंपोर्ट करता है, एमसीजी प्रोडक्ट यानी रोजमर्रा के जो सामान है, औद्योगिक सामान और मशीनरी हैं, यह नेपाल भारत से इंपोर्ट करता है। नेपाल के बाजारों में मिलने वाली बहुत सारी चीजें सीधे या इनडायरेक्टली भारत से ही आती हैं क्योंकि भारत सबसे नजदीक, सबसे सस्ता और ट्रांसपोर्ट भी जो है वो आसान है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा और सड़क कनेक्टिविटी ट्रेड को बहुत ज्यादा आसान बनाती है और यही वजह है कि आज भी भारत नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। नेपाल का बहुत बड़ा इंपोर्ट भारत से आता है जबकि नेपाल का एक्सपोर्ट कंपैरेटिवली जो है वो काफी कम है। इसका मतलब यह है कि नेपाल के इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा भारत सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ है और अगर किसी कारण से यह सप्लाई अचानक रुक जाए तो सबसे पहले असर आम लोगों की जिंदगी पर जो है दिखाई देगा। साथियों, अगर हम व्यापारिक रास्ते के बारे में बात करें, नेपाल के व्यापारिक कनेक्टिविटी की बात करें, तो सबसे बड़ा सवाल है कि नेपाल के ज्यादातर ट्रेड आखिर भारत के रास्ते ही क्यों होते हैं। तो इसका सबसे अच्छा जवाब, और इस राजनीतिक जवाब नहीं है बल्कि ज्योग्राफी और प्रैक्टिकल में छुपा हुआ जवाब है कि साथियों नेपाल और भारत के बीच में सीमा जो है वो खुली हुई है, आसान सड़क कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी मौजूद है, भारतीय पोर्ट यानी कि बंदरगाह तक सीधी पहुंच है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो तुलनात्मक रूप से काफी कम है। यानी सामान को भारत के रास्ते नेपाल पहुंचाना तेज भी है, सस्ता भी है और प्रैक्टिकल भी है। और यही वजह है कि नेपाल की मेजॉरिटी ट्रेड इंडियन रूट से जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। वही दूसरी तरफ अगर हम चीन के बारे में बात करें तो दुर्गम पहाड़ी मार्ग, कठिन मौसम, महंगा और समय अधिक और कुल मिलाकर ऊंचाई जो है वो एक बहुत बड़ा, जैसे कि नेपाल में एक स्थान है कोदारी और वही चीन में एक जगह है जिसका नाम है झांगमू। अगर वहां अगर हम देखेंगे तो उसकी ऊंचाई जो है वो काफी जोखिम भरी है। तो सुनने में ये सही लगता है कि अगर भारत किसी भी प्रकार से हमें दिक्कत करेगा तो हम रिप्लेस करके जो है वो चाइना के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो इतनी आसान नहीं। नेपाल और चाइना के बीच में जैसा कि हमने कहा कि बेहद ऊंचे हिमालय है, भारी बर्फबारी वाले रास्ते हैं, ठंड के समय में क्या स्थिति होगी, लैंडस्लाइड होगा, है ना, एविलांस होगा, वेदर रिस्क है, महंगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सीमित बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है। कई रास्ते साल के कुछ महीने ही जो हैं वह चलते हैं और कुछ महीने स्नोफॉल की वजह से प्रभावित हो जाते हैं और लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बड़े स्केल पर रेगुलर ट्रेड जो है वह मुश्किल है और यही कारण कि आज भी चाइना का रूट इंडिया रूट जितना फास्ट, चीप और रिलायबल यानी कि भरोसेमंद नहीं। साथियों, कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चीन नेपाल के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्टनर जरूर बन सकता है, लेकिन अभी वह किसी भी प्रकार से अगर हम बात करें तो भारत को पूरी तरह से नेपाल इग्नोर करके चीन को अपना अल्टरनेटिव नहीं बना सकता है। नेपाल के लिए चाइना एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इंडिया अभी भी उसके इकोनॉमिक लाइफ लाइन जो है वो बना हुआ है। अब अगला जो है कि नेपाल में चीन का जिस प्रकार से बढ़ता हुआ प्रभाव है, क्या चीन सच में भारत का विकल्प बन सकता है? साथियों, सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल डिबेट यही है
कि क्या चाइना नेपाल को भारत जैसी सपोर्ट दे सकता है? साथियों, पिछले कुछ वर्षों की अगर हम बात करें तो चाइना ने नेपाल में अपना इन्फ्लुएंस काफी बढ़ाया है। चीन नेपाल को क्या दे रहा है? तो कह रहा है कि भैया हम सड़क परियोजनाएं बना देंगे बीआरआई के माध्यम से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, रेलवे कनेक्शन बना देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर देंगे और इंडिया चाइना बैलेंस करने का एक पॉलिटिकल सपोर्ट देंगे। यानी चाइना नेपाल में अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? साथियों, सवाल सिर्फ इन्वेस्टमेंट का नहीं है, सवाल प्रैक्टिकलिटी का है, यानी कि जो प्रैक्टिकल रूप से हो सकता है। नेपाल और चाइना के बीच सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है हिमालय। ऊंचे पहाड़, खतरनाक टेरियन है, भारी स्नोफॉल है, लैंडस्लाइड और कठिन कंस्ट्रक्शन कंडीशन है। प्रोजेक्ट बहुत महंगे और स्लो जो है वो बन जाते हैं। कई प्रोजेक्ट की घोषणा तो होती है लेकिन इंप्लीमेंटेशन बहुत धीमा होता है। पीछे के वीडियो में हमने इस पर बहुत विस्तार से चर्चा की है। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको लगातार 15-20 वीडियो ऐसे दिखे होंगे जिस पर मैंने बारीकी से एक एक टॉपिक पर बात की है। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देखिएगा। साथियों, दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि नेपाल चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है लेकिन एक्सपोर्ट बहुत कम कर पाता है। मतलब चाइना के साथ नेपाल का ट्रेड बैलेंस काफी जो है वो असंतुलित है। यानी पैसा ज्यादा बाहर जाएगा, अंदर कम आएगा। इसके अलावा चाइना रूट से सामान लाना अभी भी काफी एक्सपेंसिव पड़ता है और वही वजह है कि एक्सपर्ट कहते हैं कि चाइना नेपाल को स्ट्रेटेजिक सपोर्ट तो दे सकता है लेकिन शॉर्ट टर्म में इंडिया जैसी आसान इकोनॉमिक कनेक्टिविटी देना उसके लिए बहुत मुश्किल है। चाइना नेपाल के लिए पावर पार्टनर जरूर बन सकता है लेकिन ज्योग्राफी आज भी इंडिया को नेपाल के सबसे प्रैक्टिकल और नेचुरल पार्टनर के रूप में देख सकते हैं। अब दिमाग में यह आएगा कि जब चाइना नेपाल जो है वो बार बार ये बात कर रहा है कि हमें स्वतंत्र बनना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें चाइना नेपाल के जगह पे अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, तो प्रश्न यही कि क्या नेपाल पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सकता है? और सबसे जरूरी बात, साथियों, इस मुद्दे को आप सुनते हुए भावनाओं को साइड में रखिए। भावनाओं मतलब आप हो सकता है कि मेरे पक्ष में भी बात करें, हो सकता है मेरे विपक्ष में भी बात करें, हो सकता है मेरी बड़ाई भी कहें, हो सकता है कि मुझे आप अपशब्दों का प्रयोग भी करें। लेकिन साथियों, मैंने कहा कि इमोशन से जीवन नहीं चलता है। इमोशन साइड में रखिए, इमोशनल मत होइए। बैलेंस तरीके से इस बात को समझना जरूरी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब आप मेरे वीडियो देखा कीजिए तो आप पूरे अंत तक वीडियो जब देखेंगे तो आप मुझे पाएंगे कि मैं बहुत तटस्थ रूप से, न्यूट्रल रूप से मैं बात कर रहा हूं। चाहे मैं बात भारत की करूं, चाहे बांग्लादेश की करूं, पाकिस्तान की करूं, नेपाल की करूं या विश्व के किसी भी देश की करूं, अगर मैं उसका विश्लेषण कर रहा हूं तो मैं तटस्थता का पूरा पालन करता हूं, पक्षपात करने से बचता हूं। साथियों, प्रश्न फिर वही है कि क्या नेपाल पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सकता है? क्या नेपाल भविष्य में भारत पर अपनी निर्भरता को कम कर सकता है? तो उत्तर है कि हां, बिल्कुल कर सकता है, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नेपाल अपनी हाइड्रो पावर क्षमता को बड़े स्तर पर विकसित करे, इंडस्ट्री को मजबूत बनाए, टूरिज्म सेक्टर को एक्सपेंड करे, रेल कनेक्टिविटी को बेहतर करे और मल्टीपल देशों के साथ डाइवर्सिफाइड ट्रेड बढ़ाए, तो आने वाले समय में नेपाल अपनी इकोनॉमी डिपेंडेंस काफी हद तक जो है वो कम कर सकता है। और सच ये भी है कि नेपाल अपनी फॉरेन पॉलिसी में इंडिया और चाइना दोनों के साथ रिलेशन बैलेंस करने की कोशिश भी करता है, जिससे कि स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग मैं बार बार कहता हूं। नेपाल चाहता है कि वह इंडिया को से भी फायदा ले, चाइना से भी इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ले, लेकिन प्रैक्टिकली इंडियन कनेक्टिविटी पर वह डीपली कनेक्टेड है। और यह सबसे महत्वपूर्ण और रियलिटी है साथी। क्या नेपाल पूरी तरह से इंडिया से अलग होकर सरवाइव कर सकता है? यहीं पर ज्यादा एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कंप्लीट सेपरेशन प्रैक्टिकली रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि भूगोल बदला नहीं जा सकता है और सबसे बड़ा और सबसे नजदीकी मार्केट अगर है तो वह है भारत। लाखों लोग रोजगार बॉर्डर क्रॉस करके करते हैं। सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्ते बेहद गहरे हैं। दोनों देशों की इकोनॉमिक्स आपस में जुड़ी हुई है और यही कारण है कि कुछ एक्सपर्ट नेपाल को मजाक में नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल रियलिटी के तौर पर इंडिया लॉक्ड भी कहते हैं। मतलब नेपाल टेक्निकली लैंडलॉक्ड है। साथियों, भारत नेपाल को कैसे देखता है, ये नेपाल के जो भी व्यूअर्स हैं उनको ये समझना होगा कि भारत के लिए नेपाल क्या है। अब भारत के पर्सपेक्टिव को अगर समझे साथियों, तो भारत नेपाल को सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं मानता है। भारत के लिए नेपाल एक स्ट्रेटेजिक बफर है, हिमालय सुरक्षा क्षेत्र का हिस्सा है, चाइना इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने वाला क्षेत्र है और सदियों पुराने सांस्कृतिक
और सिविलाइजेशन कनेक्शन है, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो कल्चरल सिविलाइजेशन कनेक्शन का एक हिस्सा जो है वो नेपाल है। भारत और नेपाल के बीच में सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है साथियों, भारत और नेपाल के बीच में धर्म है, संस्कृति है, परिवार है, रोजगार है, व्यापार है और लोगों का रोजमर्रा का संपर्क जो है वो जुड़ा हुआ है। इसलिए जब नेपाल में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो भारत सिर्फ उसे आर्थिक मुद्दा यानी कि इकोनॉमिक इशू नहीं मानता बल्कि स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी इशू के रूप में देखता है और यही साउथ एशिया जियोपॉलिटिक्स को इतना सेंसिटिव और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। नेपाल का नजरिया अगर हम भारत के प्रति देखें तो यह समझना मुझे बहुत या मतलब आपको समझाना बहुत जरूरी है कि भारत की रणनीतिक दृष्टि से हमने नेपाल के बारे में चर्चा की। अब नेपाल के रणनीतिक संतुलन की नीति क्या है साथियों? अब सिर्फ भारत का पर्सपेक्टिव समझना काफी नहीं, नेपाल क्या सोचता है यह समझना भी उतना ही जरूरी है। आपने जितने पिछले 10 दिन में जो मैसेज किए, जो कमेंट्स किए, उस कमेंट्स के आधार पर ही अगर मैं मूल्यांकन करूं तो मैं कह सकता हूं कि नेपाल की जनता और उसकी लीडरशिप अपने देश को एक पूरी तरह से संप्रभु यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखना चाहती है। नेपाल चाहता है कि उसके फैसले वह खुद ले, किसी एक देश पर ज्यादा वह निर्भर नहीं होना चाहता है, सभी बड़े देशों के साथ बैलेंस रिलेशन रखना चाहता है और उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है वो बनी रहे। यही नेपाल और वहां का हर नेपाली चाहता है। यानी नेपाल नहीं चाहता कि वो सिर्फ इंडिया के ऊपर निर्भर एक देश के रूप में देखा जाए। इसी वजह से नेपाल पिछले कुछ वर्षों में अपने फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। नेपाल एक बैलेंसिंग स्ट्रेटजी अपनाता है जहां वह इंडिया से इकोनॉमिक कनेक्टिविटी बनाए रखता है, चाइना से इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेटेजिक सपोर्ट और यूएसए समेत वेस्टर्न कंट्री से लाइव इन्वेस्टमेंट और डिप्लोमेटिक कॉपरेशन चाहता है। नेपाल की पूरी कोशिश यह है कि वह किसी एक पावर कैंप पे पूरी तरह से ना जाए बल्कि सभी के साथ रिलेशन मेंटेन रखे। और सच कहे तो छोटे देश के लिए यही मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का सबसे कॉमन स्ट्रेटजी भी है। लेकिन चैलेंज यह है कि जब दो बड़े पावर इंडिया और चाइना साउथ एशिया में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तब नेपाल जैसे देश के लिए बैलेंस बनाए रखना आसान नहीं होता। और यही वजह है कि नेपाल की फॉरेन पॉलिसी आज साउथ एशिया की सबसे सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट्स में से एक मानी जाती है। साथियों, नेपाल इंडिया के बिना पूरी तरह से सरवाइव नहीं कर सकता और इंडिया भी नेपाल को इग्नोर नहीं कर सकता। रियलिटी डिपेंडेंसी की नहीं, इंटरडिपेंडेंस की है। चाइना नेपाल को सपोर्ट दे सकता है लेकिन ज्योग्राफी को रिप्लेस नहीं कर सकता। साउथ एशिया में स्टेबिलिटी तभी पॉसिबल है जब इंडिया और नेपाल कंपटीशन नहीं बल्कि कॉपरेशन को चुने। अब यहां मैं आपसे सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भारत का नेपाल पर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा है या सिर्फ ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की नेचुरल रियलिटी? क्या आने वाले समय में चाइना नेपाल में इंडिया को रिप्लेस कर सकता है? क्या 2015 ब्लॉकेड ने नेपाल की सोच और फॉरेन पॉलिसी को हमेशा के लिए बदल दिया? क्या नेपाल को पूरी तरह से न्यूट्रल रहना चाहिए या साउथ एशिया में न्यूट्रलिटी प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर आप नेपाल की जगह होते तो क्या करते? इंडिया के साथ क्लोज रिलेशन रखते या चाइना को बैलेंसिंग या दोनों के बीच स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं क्योंकि साउथ एशिया के जियोपॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नमेंट नहीं तय करते, लोगों की सोच भविष्य को जो है वो तय करते। तो आपका कमेंट जो है उसका मैं इंतजार करूंगा और कैसा लगा सेशन ये भी जरूर बताएं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। साथियों, अभी भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट का तो मैं इंतजार कर ही रहा। वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने जो भी हित मित्र हैं और लाइक भी कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।